हेलो दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि इस समय फेड की जो रीसेंट कमेंट्री आई है उसके बाद सभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट तीन रेट कट्स जो हैं वो यूएस में होने की प्रबल संभावनाएं हैं। बॉन्ड मार्केट के जो लोग हैं जानकार वो बता रहे हैं कि तीन नहीं 5 या 6 रेट कट्स भी इस कैलेंडर ईयर में 2024 में यूएस में आ सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये आज की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि अब हम वो वाले पॉकेट्स खोज रहे हैं जहाँ पर वैल्यूज़ हैं जिन सेक्टर में अभी भी बहुत ज़्यादा रनअप नहीं हुआ है और वहाँ पर हमें ठीक वैल्यूएशन में स्टॉक्स मिल रहे हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो दो सेक्टर हैं स्पेसिफिकली जिनमें हमको लगता है कि अभी बहुत सारा स्टीम बाकी है। एक आईटी और दूसरा बैंकिंग फाइनेंस और एनबीएफसी और बैंक, यानी कि बीएफएसआई सेक्टर हमारा और हमारा आईटी। तो आज हम लोग उसमें से एक सेक्टर पे बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग दोबारा दूसरे सेशन में कभी आईटी पर भी बात करेंगे। आईटी जिसमें हम एआई भी शायद शामिल कर लेंगे। तो बुल रन के पर्सपेक्टिव से जो हमारे हिसाब से 3 से 5 साल आगे चलने वाला है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग बैंक्स और एनबीएफसी के शेयर्स लें या नहीं लें, ये सेक्टर कैसा है और इस सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और ये सेक्टर बाकी तमाम सेक्टर से, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो केमिकल्स हो, चाहे वो कोई भी हो, कंज्यूमर हो, है ना, तो उनसे कैसे डिफरेंट है ये, या ऑटो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियलिटी। तो उसको हम देखते हैं कि क्या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है विज़िवी जो अदर सेक्टर्स हैं। तो हम में से कई लोगों को ये बात नहीं पता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ कंपाउंडिंग मशीन होता है। ये सेक्टर एक स्पेशल सेक्टर है और हम समझेंगे आज कि ये सेक्टर स्पेशल क्यों है। कंपाउंडिंग मशीन स्पेशली इन अ हाई ग्रोथ फेज ऑफ द इकोनॉमी सिंस दे रिप्रेजेंट अ प्रॉक्सी ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इसमें जैसे इंडिया है तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो उसमें जो हमारा फाइनेंस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये कॉज भी है और ये इफ़ेक्ट भी है। तो ये कॉज है, मतलब जब कंपनीज फाइनेंस लेंगी इकोनॉमी से, बैंक से, फाइनेंशियल सेक्टर से, एनबीएफसी से फाइनेंस को लेंगी, पैसे को लेंगी और उसके बल पे ग्रोथ करेंगी और फिर उससे पैसा जनरेट होगा तो वो वापस इकोनॉमी में जाएगा। तो ना केवल ये इंजन्स ऑफ ग्रोथ हैं बट ये प्रॉक्सी टू ऑल द सेक्टर्स भी हैं। मतलब कि पहले ये द फाइनेंस विल बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल टू एनी सेक्टर एंड देन finance will that sector will generate some extra finance and that will go to the financial sector itself। तो ये पहले कॉज है और फिर ये इफेक्ट है। ये हम लोग अभी रिटर्न ऑन इक्विटी के की चर्चा के समय भी इस चीज़ को देखेंगे आगे। तो ये क्या है, एक री इन्फोर्सिंग वर्चुअस साइकिल है। कैसा साइकिल है ये एक अब म्यूचुअली री इन्फोर्स कर रहा है कि जितना फाइनेंस कर रहे हैं, आपका फाइनेंशियल सेक्टर जितना फाइनेंस कर रहा है अदर सेक्टर्स को, वो वापस से अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ज़्यादा कैश फेंकेंगे और फिर वो लिक्विडिटी वापस से फाइनेंशियल सेक्टर में आएगी और फिर नई कंपनियों को या बड़ी कंपनियों को फिर से फाइनेंस कर सकता है। तो ग्रोइंग इकोनॉमी में ये जो है कॉज और इफ़ेक्ट दोनों तरीके से वर्चुअसली फ़ायदा देता है इकोनॉमी को और इकोनॉमी के साथ कैपिटल मार्केट्स को, मतलब शेयर बाज़ारों को भी। अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ रादर देन अ लैग इन द सेंस दैट टिपिकली द ग्रोथ ऑफ द बैंक्स एंड द फाइनेंस फर्म्स प्रीसीड्स द जीडीपी ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग अक्सर टेक्निकल एनालिसिस जब करते हैं तो हम लोग कहते हैं ये इंडिकेटर है, एमएसीडी है, मूविंग एवरेज है, ये सब तो साहब ये सब लैगिंग इंडिकेटर है। हम लोग को चाहिए होता है कोई लीडिंग इंडिकेटर जो इकोनॉमी के बारे में या मार्केट्स के बारे में हमें पहले बता दे। लीडिंग इंडिकेटर वो होता है जो हमें कोई घटना होने से पहले उसकी सूचना देता है और लैगिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो घटना हो जाने के बाद हमको उसका कन्फर्मेशन देते हैं। तो हमारा जो बैंक्स हैं हमारे एनबीएफसीज हैं, ये जो हैं हमारी पूरी इकोनॉमी का लीडिंग इंडिकेटर है।
आप देखेंगे कि अगर बैंक निफ्टी अच्छा नहीं कर रहा है, बैंक निफ्टी ख़राब परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स कि इकॉनमी में वो स्टीम इस समय नहीं है, वो मोमेंटम इस समय नहीं है। तो उस लिहाज से पहले ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर भागेगा, इकॉनमी में भी और स्टॉक मार्केट में भी। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इकॉनमी जो है वो रियल इकॉनमी है, और जो हमारा मार्केट है कैपिटल मार्केट, वो स्टॉक मार्केट है। तो दोनों अलग अलग हैं, हालांकि दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। उसके बाद ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है एज कम्पेयर टू जीडीपी ग्रोथ, दैट इज द ग्रोथ ऑफ द सेक्टर टेंड्स टू बी मल्टीपल ऑफ द ग्रोथ ऑफ द जीडीपी। एग्जैक्टली वही बात है जो हम लोगों ने यहाँ पे की कि ये म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग वर्चुअस साइकिल होता है कि जैसे जैसे कैपिटल मार्केट, जैसे जैसे फाइनेंशियल मार्केट हमारे ग्रो करते हैं तो वो बाकी सेक्टर को भी ग्रोथ देता है। तो ये काम करता है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर टू द अदर सेक्टर्स। तो ये उसका इंपॉर्टेंस है। ROE इज नॉट जस्ट एन आउटकम ऑफ द अर्निंग्स बट अ कॉज एज वेल। यस, ये वही वाली बात है कि जैसे कोई बैंक है, उसके पास टोटल AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, उसके टोटल एसेट्स मान लीजिए कि 100 रुपीज़ हैं, उसका ROE मान लीजिए कि 20% है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इस इक्विटी पे उसने 20% का रिटर्न बनाया, अगले साल उसके पास 120 रुपये का AUM हो गया। अब इस 120 रुपये का 20% फिर से ROE अगर 20% है तो हम फिर इसका बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा 144। दैट मीन्स कि यहाँ पर कंपाउंडिंग हो रही है। तो ये केवल आउटकम है। ROE जो है अगर किसी सेक्टर का 20% है तो ये आउटकम नहीं है केवल, ये कॉज भी है। अब इसके कारण से अगर सेक्टर अच्छा है तो उसका ROE अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है तो ROE अच्छा है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा है तो उसका हाई ROE है, बट सेक्टर का एज अ होल, बट उसके कारण वो सेक्टर को कॉज भी कर रहा है। तो ये वही जो हम लोगों ने पीछे म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग वर्चुअस साइकिल की बात की थी, वही चीज़ यहाँ पर कही गई है ROE के माध्यम से, क्योंकि सेक्टर का ROE ज़्यादा होता है। It is legitimate for the businesses to have a significant leverage as compared to the other businesses as such manufacturing, so that debt is not a concern. अब यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि ये सेक्टर एक ऐसा है जहाँ पर डेट कोई कंसर्न नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, उसका डेट टू इक्विटी रेशियो आप निकालेंगे, मान लीजिए उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 3 है, जो कि 0.5 से बहुत ज़्यादा है, मतलब उस कंपनी में बहुत ज़्यादा हैवी है डेट, उसकी इक्विटी की तुलना में उसका डेट जो है वो 3 गुना है। तो हमारे लिए वो चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि इनको डेट को रीपे करना पड़ता है, तो इनके ऊपर रीपेमेंट का, डेट की सर्विसिंग का बोझ आता है इंफ्रा कंपनीज में। लेकिन क्या बैंक्स में डेट अगर ज़्यादा है तो क्या इनके ऊपर बोझ आता है? नहीं। अगर बैंक्स हैं तो अगर इनके ऊपर डेट ज़्यादा है, मतलब कि इन्होंने ज़्यादा लोन बांटा है, तो इनके ऊपर जो डेट होता है वो एक्चुअली इनकी लायबिलिटी नहीं है, वो इनका एसेट है। मैं रिपीट कर देता हूँ, बैंक के केस में जो डेट है वो उन्होंने जो लोगों को लोन बांटा है, वो उनके पास अगर डेट है तो वो उनके एसेट्स हैं। उस एसेट को बाकी लोग फाइनेंस करते हैं, बाकी लोग उसकी सर्विसिंग करते हैं। तो बैंक के ऊपर जो डेट है उसको पे करना भी है, तो दूसरों के ऊपर बोझ डाल के उसको पे करना है। तो डेट यहाँ पर कंसर्न नहीं होता है, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल ही मनी है। रॉ मटेरियल क्या है? लिक्विडिटी, यानी कि मनी है। तो पैसा लोन लेना मार्केट से, या दोनों तरीके से, डेट लेकर या इक्विटी को डाइल्यूट कर दो तरीके से आप फाइनेंसिंग कर सकते हैं। फाइनेंसिंग का स्ट्रक्चर बैंक का, NBFC का 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो डेट ले या तो वो अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करते हैं। दोनों ही तरीके से उसको बुरा नहीं माना जाता। किसके केस में? बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के केस में। बाकी जगह पर ये चिंता का विषय माना जाता है। दूसरी बात वही जो भी हमने कही कि डाइल्यूशन ऑफ कैपिटल इज द पार्ट ऑफ गेम एंड इट इज़ नॉट एज ए क्राइम, जैसा कि अदर सेक्टर में माना जाता है। इनफैक्ट जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो टाइम पर अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करती रहती हैं, बस शर्त यह है कि हाई वैल्यूएशन पर डाइल्यूट करें। जैसे भी बजाज फाइनेंस ने अपने इक्विटी को डाइल्यूट किया, तो उसमें अच्छी बात है कि तो उन्होंने हाई वैल्यूएशन, जब कंपनी का था, ROE भी आई है, उसका वैल्यूएशन भी उसका 6 के आसपास वैल्यूएशन भी है, PB वैल्यू 6 है उसका, तो उसने अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किया, तो वो एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो यहाँ पर इक्विटी को डाइल्यूशन करना एक क्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि रिटर्न ऑन एसेट 2% है किसी कंपनी का, हालांकि बजाज फाइनेंस का 5% है, और वो लीवरेज करता है मान लीजिए कि 6 टाइम्स, तो इसका ROE कितना हो गया? 12% मोटा मोटा।
उसको लीवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जितना ज़्यादा हम लीवरेज करेंगे उतना ज़्यादा हमारी आरओई बढ़ती है। उसी तरह से जितना ज़्यादा हम अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करेंगे, कंपनी के पास उतना ज़्यादा पैसा होगा लेंड करने के लिए और कंपनी उतना ज़्यादा पैसा लेंड करेगी। तो ना तो डेट लेना, डेट से फाइनेंसिंग करना, ना तो इक्विटी डाइल्यूशन से फाइनेंसिंग करना, ये दोनों ही बुरे नहीं माने जाते केवल बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के केस में। बाकी सारे सेक्टर्स में ये टैबू है क्योंकि इससे इंडिविजुअल रिटेल शेयर होल्डर की वेल्थ, उसकी वैल्यू इरोड होती है। अब ये 4 की वैल्यू पैरामीटर्स हैं हमारे BFSI सेक्टर में। पहला और दूसरा है ग्रोथ और आरओई। तो साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि ग्रोथ मतलब कौन कौन सी ग्रोथ? सेल्स ग्रोथ, सबसे पहले सेल्स ग्रोथ यानी टॉप लाइन की ग्रोथ, उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ, पैट ग्रोथ, उसके बाद EPS ग्रोथ, है ना, ये सारे को मिलाकर के ग्रोथ लिख दिया है। तो ये सारे की ही ग्रोथ हमारी ग्रोथ है। और आरओई, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हाई ग्रोथ होगी तो इससे आरओई बढ़ेगी, आरओई बढ़ेगा तो उससे ग्रोथ बढ़ेगी। तो आरओई को बेसिकली हम लोग क्वालिटी ऑफ ग्रोथ से डिनोट कर देते हैं। ये क्वालिटी फैक्टर है। कई बार ग्रोथ, कई बार इनकम होती है लेकिन वो अच्छी इनकम नहीं होती बिकॉज आरओई लो होती है। तो आरओई एक तरह से बिजनेस मॉडल को बताता है कितना ज़्यादा रिटर्न आप जनरेट करते हैं पर रिटर्न ऑन इक्विटी, पर इक्विटी पे, रिटर्न अपॉन इक्विटी। तो पर रुपी पे ऑफ इक्विटी पे जितना ज़्यादा आप रिटर्न जनरेट करेंगे वो आपकी क्वालिटी ऑफ बिजनेस को बताता है। तो एक तरीके से ये आपकी बिजनेस मॉडल की एफिकेसी को भी बताता है। तो पहले 2 पैरामीटर्स कौन से हो गए जिसको हमको देखना चाहिए बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनियों को एनालाइज करते हुए? पहला तो ग्रोथ, उनमें ग्रोथ कितनी है। दूसरा आरओई, उसका आरओई कैसा है, 15% है कि 20-25% है। बैंक्स का 15% से ऊपर होना मुश्किल होता है। जनरली बैंक्स का आप देखेंगे आरओई तो 15% बहुत अच्छा माना जाता है और NBFCs का 20, 23, 24, 23% आपको मिलेगा बजाज फाइनेंस का। तो रिटर्न ऑन एसेट, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि रिटर्न ऑन एसेट जो है वो आरओई विल बी फंक्शन ऑफ हाउ द गुड, जैसे कि ROA जो है वो 2% है, 2% गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। तो ROA अगर 2 है और उसके बाद उसका लीवरेज 12 है तो मतलब 24% उसका ROE हो जाएगा। तो ROE, ROA ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरा ग्रोथ और एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को हम लोग अभी डिटेल में देख लेंगे कि ये क्या होता है। बेसिकली होता ये है कि किसी टाइम ड्यूरेशन में जितने एसेट्स, जितनी लायबिलिटीज़ कंपनी के पास हैं उससे ज़्यादा एसेट हों और उनमें मिसमैच ना हो, मैनेजमेंट हो। जैसे मान लीजिए कि 1 साल का टाइम पीरियड है ये, और किसी कंपनी के पास इस 1 साल के लिए टोटल जो आने वाली लायबिलिटीज़ हैं वो मान लीजिए कि 100 रुपीज़ की हैं और उसके पास एसेट्स मान लीजिए कि 200 रुपीज़ के हैं। तो ये लायबिलिटीज़ फुल्ली कवर्ड है। एसेट्स ज़्यादा है, लायबिलिटीज़ कम है, इसका मतलब एसेट और लायबिलिटी में मिसमैच नहीं है, ये मैनेजमेंट ओके है। तो इसी को बोलते हैं किसी भी टाइम ड्यूरेशन पे, 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है। तो अगर 6 महीने के पीरियड में एसेट्स ज़्यादा है लायबिलिटीज़ है, अगर 3 महीने के पीरियड में एसेट्स ज़्यादा है लायबिलिटीज़ है, इसका मतलब हमारा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट सही चल रहा है। और अगर किसी भी पीरियड में एसेट्स कम है और लायबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर डिफ़ॉल्ट होने की संभावना बन रही है, आशंका बन रही है। NBFCs को हम लोग और कैसे देखते हैं? ROE, ग्रोथ ऑफ द अर्निंग्स एंड एसेट क्वालिटी हैव द मैक्सिमम इफेक्ट ऑन द वैल्यू क्रिएशन। जैसे कि हम लोगों ने पैरामीटर्स देखे कि जितनी ज़्यादा उसकी ROE होगी, जितनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी, और उसके बाद उससे एसेट क्वालिटी मतलब उसमें NPS जितने कम होंगे उतना ज़्यादा वहाँ पर वैल्यू क्रिएशन होता है। तो अगर हमको किसी कंपनी को एनालाइज करना है तो हमको इस लाइट में एनालाइज करना चाहिए। फिर ROE एंड द ग्रोथ हैव म्यूचुअली इंटरैक्टिंग कॉज इफेक्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, हम लोगों ने बात की कि ROE और ग्रोथ में एक रिलेशनशिप होता है। जब कोई कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है तो उसका जो है फाइनेंस मार्जिन ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण जब कंपनी तेज़ी से ग्रो करती है, मान लीजिए 20% से उसकी सेल्स ग्रो कर रही है, तो उसके बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो स्टैटिक होते हैं। तो एक लिमिट के बाद वो खर्चे नहीं बढ़ते, लेकिन ग्रोथ होने के कारण इनकम्स बढ़ने लगती हैं। इसको हम लोग ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज काम में आने लगा, ऑपरेटिंग लीवरेज हैज़ बिकम फंक्शनल। तो हाई ग्रोथ के कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि इस केस में फाइनेंस मार्जिन जो है हमारा बढ़ने लगता है। वो बढ़ने से क्या होता है? फिर हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ने लगता है। और जब हमारा ROE बढ़ता है तो फिर उससे हमारी ग्रोथ बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि ROE से 100 रुपये हमने लगाए और अगले बार हमको लैंड करने के लिए 120 रुपये हैं, क्योंकि 20% हमारी ROE है।
तो अब हम इतना पैसा लेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसा है लेंड करने के लिए, तो हमारी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो ROE और ग्रोथ ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। बेहतर ROE से बेहतर ग्रोथ और बेहतर ग्रोथ से बेहतर ROE, ये डिस्कशन हम लोगों ने 2-3 बार इस वीडियो में कर लिया। आई होप इसको ओवर एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इन द शॉर्ट रन द ग्रोथ अट्रैक्ट्स मोर वेट। ये भी बात है कि जब हम देखते हैं कोई कंपनी, तो ग्रोथ जो होती है शुरू में उसका स्टॉक प्राइस ग्रोथ को देख के भागता है, बट लॉन्ग टर्म में एक्चुअली इट इज़ द क्वालिटी विच इज़ एसेट क्वालिटी, NPA और एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, या एसेट लाइबिलिटी में ALM। एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा लॉन्ग टर्म पे वो विनर होगा। ड्यूरिंग बुल रन्स ग्रोथ हैज़ अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस। शुरू में जो जिससे ज़्यादा ग्रोथ है बुल रन में वो कंपनी भागती है, लेकिन जब चैलेंजिंग पीरियड्स आते हैं, जैसे कि इस समय चल रहा है, जबकि हाई इंटरेस्ट रेट सिनारियो है कि फेड ने और RBI ने इंटरेस्ट रेट को बहुत ऊंचा रखा हुआ है, बहुत टफ है, तो उस समय वो कंपनियां अच्छा फेवर करती हैं, जिन अच्छा परफॉर्म करती हैं, और मार्केट उनको अच्छा, मिस्टर मार्केट उनको अच्छा रिवॉर्ड करते हैं, जिनका ROE ज़्यादा है, जिनकी एसेट क्वालिटी अच्छी है, जिनका एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट अच्छा है। तो यहाँ से हम लोगों ने 2-3-4 बातें देखी कि एक तो ROE और ग्रोथ दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। फिर शॉर्ट टर्म पे ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है, बट लॉन्ग टर्म पे क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। और हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जैसे होते हैं, जब टफ टाइम होते हैं, उस टाइम पर हम ये देखते हैं कि किस कंपनी में ज़्यादा, किसकी बैलेंस शीट ज़्यादा मजबूत है, किसका ROE और एसेट क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है। अब हम जल्दी से क्विकली बजाज फाइनेंस के कुछ पैरामीटर्स देखते हैं कि कैसी ये कंपनी है। देखिए, इस कंपनी का जो AUM है, ये मैं Q2 के, इस साल के Q2 के रिजल्ट दिखा रहा हूँ। इस क्वार्टर में AUM 33% से ग्रो किया है, तो ये वाला एस्पेक्ट आपका आ गया ग्रोथ वाला। ये शानदार ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर AUM 33% ग्रो किया। पिछले साल से FY23 से इस बार नेट इंटरेस्ट इनकम, ये इनकम है इसकी, 36% से ग्रो किया। ये भी ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ किस में था? ये ग्रोथ था सेल्स में। ये ग्रोथ किस में है? ये ग्रोथ है इनकम में या पैट में। औसम है, इनकम में है, नेट इंटरेस्ट इनकम है। ये बाकी और भी इनकम्स मिला के जो पूरा पैट इनका ग्रो किया है वो 28% से ग्रो किया है। तो ये भी एक ग्रोथ का एस्पेक्ट है, ये भी औसम है। रिटर्न ऑन इक्विटी, ग्रोथ के बाद हम लोगों ने देखा था ना कि एक एस्पेक्ट है ROE और दूसरा एस्पेक्ट है ग्रोथ। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वालिटी, तीसरे पे आएंगे। तो ROE कितना है? ROE 23.6% विच इज़ ऑसम है। उसके बाद हम क्वालिटी पे आए, तो क्वालिटी का एक पैरामीटर NPA है। पिछली बार 0.44 था, इस बार NPA घट करके 0.3 रह गया, तो ये भी ऑसम है। एक और पैरामीटर है क्वालिटी का, जो कि है हमारा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, उसको हम आगे देखेंगे। अभी हम फिर से एक बार इनका जो क्विक 16 साल की जो जर्नी है उसको देख लेते हैं। लोन बुक जो इनकी ग्रो की है वो 25% से ग्रो की है, ग्रोथ पैरामीटर अच्छा है। कस्टमर फ्रेंचाइज 35% से कस्टमर्स को ग्रो किया है 7-10 साल, ग्रोथ पैरामीटर है, ये अच्छा है। AUM इनका जो है असेट अंडर मैनेजमेंट 36% से ग्रो किया है, ग्रोथ पैरामीटर है, ये अच्छा है। टोटल इनकम 34% से ग्रो की है, अच्छा नहीं है, ये सारे ऑसम है, आउटस्टैंडिंग है, इंडस्ट्री के लिए बेंचमार्क हैं ये सब। तो इसको और आप डिटेल में देख सकते हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। बाकी कुछ रेशियोज इन्होंने लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे भी ऑसम है, जो क्वालिटी को दिखाते हैं। अब हम आते हैं एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पे। तो आप देखेंगे कि 1 to 7 डेज़ का जो पीरियड है, जैसे इन्होंने किसी को लोन दिया है, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन के लिए, और उसको 7 दिन में रीपे करना है, तो इस तरह के सारे लोन्स को मिला करके जो टोटल इनका इनफ्लो है 30 सितंबर 2023 को, 2 महीने पहले, तो टोटल इनफ्लो था 34,000 करोड़, जो इनके पास आना था पैसा। जो इन्होंने लोन बांटे थे उसका पैसा इनको आना है, और इन्हें देना कितना है, देनदारी कितनी है, 12,000। तो ये लगभग 12 और 34 लगभग 3 टाइम्स है। तो इसको इन्होंने डिफरेंस करके इन्होंने रेशियो निकाला है। तो इनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी 167% का है, मतलब इनके पास 167% ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है जो इनको देना है उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे ये परफेक्टली सेफ़ हैं, इसलिए इनका एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट अच्छा है। अब इसी को देखते हैं 8 से 14 दिनों में MOS यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 125% है, 1 महीने तक में 82% है। घटता इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम लंबे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो ये लोन, जैसे होम लोन हो गया या बड़े लोन हो गए, कार के लोन हो गए, तो जो कस्टमर्स होते हैं वो थोड़े रिच कस्टमर्स होते हैं सोटो से, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि बजाज फाइनेंस वैसे भी बार बार अपने पुराने कस्टमर्स को ही लेंड करता है। तो जो लोग कई बार यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं किए हैं, कई बार यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं किए हैं, दे अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम जंप टू दिस कैटेगरी, और उनको यहाँ पर रिस्क कम लगता है बजाज फाइनेंस को। तो देखिए 2 महीने तक में
मार्जिन ऑफ सेफ्टी 57% का ले रखा है और लास्ट में यहाँ पर 23% का ले रखा है 3 से 5 साल के लोन में। तो जो आरबीआई की भी एक चिंता आई थी, आरबीआई की आपको याद होगा एक चिंता आई थी, तो उन्होंने अभी उसमें एक नॉर्म्स को चेंज किया कि भाई जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, जो छोटे लोन्स हैं एफएमसीजी के अनसिक्योर्ड लोन्स, उनको चिंता हुई कि बजाज फाइनेंस का नाम ले लिया और भी कंपनियों की बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, तो एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट में मिसमैच ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा है कि जो रिटेल अनसिक्योर्ड लोन्स हैं उनमें कहीं पर भी एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट में कोई दिक्कत प्रतीत नहीं होती है। ऐसे ही दूसरी चिंता आरबीआई ने जताई। आरबीआई ने बोला कि भाई जितने भी एनबीएफसीज हैं वो बैंक से बहुत लोन ले रहे हैं, तो बैंक लोन का जो साइज़ है टोटल जो उनके पास डिपॉजिट्स हैं उसमें वो बढ़ता जा रहा है। अब ये चीज़ हम मतलब फिर से एक बार बोल देता हूँ, जो एनबीएफसीज बैंक से लोन लेते हैं और फिर लेके उसको अपने लोगों को, अपने ग्राहकों को लेंड करते हैं, अपने कस्टमर्स को, तो ये बैंक लोन का साइज़ बढ़ता जा रहा है एनबीएफसीज की बुक्स में। ये एक चिंता आरबीआई ने जताई। तो 2015 में ये हमारा बैंक लोन है, ये वाला हिस्सा, जो ये वाला जो आप बैंड देख रहे हैं, ये पूरा ये बैंक लोन है। तो देखिए 54%, 48%, 30, 25, 30 घटते घटते आज की डेट में 32, मतलब 54 से बैंक से जो लोन लिया है वो घट करके 32 रह गया है। पहले आधा था, आधे से ज़्यादा था, अब 1/3 से कम हो गया है। इसको रिप्लेस किसने किया है? इसको रिप्लेस किया है, बहुत ही हेल्दी ट्रेंड है, डिपॉजिट्स ने। ये डिपॉजिट्स हैं जो 4% हुआ करते थे, जो हम लोग एफडी वगैरह करवाते हैं बजाज फाइनेंस में, वो डिपॉजिट्स बढ़ते बढ़ते देखिए 21% आज की डेट में हो गए हैं, जो कि एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो बढ़ेंगे ही। तो ये एक हेल्दी मिक्स है बजाज फाइनेंस के केस में कि इनका बैंकों के प्रति इनकी देनदारी जो है ऐसा नहीं है, तो इस बजाज फाइनेंस के कारण बैंक में कोई दिक्कत आएगी, उनका डिफ़ॉल्ट आएगा और फिर एक कास्केडिंग इफेक्ट आएगा, फिर पूरे सेक्टर को प्लेग करेगा, इसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि बजाज फाइनेंस अपने डिपॉजिट्स को ग्रो कर रहा है हेल्दीली। तो हमने आज देखा कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को कैसे देखते हैं, हमने उसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखा, फिर हमने एक केस स्टडी लेकर उसके कुछ पैरामीटर्स को बहुत ही समरी तरीके से, छोटे तरीके से समझा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो आप इसको प्लीज़ दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ताकि फाइनेंस के बारे में, बैंकिंग के बारे में सभी का ज्ञान थोड़ा सा बढ़े। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।